हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक है ना? फिट फाट है, मुझे पता है सब ठीक ठाक ही होगा। अच्छा, तो जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि जहाँ आप ये मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उसके साथ साथ मेरा एक इंस्टाग्राम का पेज है जिस पे मैं अपनी किस्से कहानियाँ स्टोरीज वगैरह लिखता हूँ और लोगों की कहानियाँ भी शेयर करता हूँ। लेकिन आज मैं अपनी कहानी शेयर करूँगा। अच्छा, अपने पेज पे मैंने ना एक सफ़रनामा लिखा था कि इस्लामाबाद से कराची तक का सफ़र। लेकिन वो जो सफ़रनामा था ना, वो जहाज़ का था सॉरी, कराची से इस्लामाबाद का था। अच्छा, वो जहाज़ का सफ़र था। लेकिन आज मैं आपको ना मतलब एक अपना ट्रैवल नामा सुनाता हूँ वीडियो की सूरत में। वो है कराची से सरगोदा तक का सफ़र। अच्छा, ऐसा है कि मेरी जो ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त है ना, अभी तक की ज़िंदगी का, वो कराची में गुजरा है। जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि मैं कराची में रहता था और मुझे कुछ अरसा हुआ है कि मैं रावलपिंडी में शिफ्ट हुआ। अच्छा, मेरी ज़िंदगी के तकरीबन 10 साल जो है ना कराची में गुजरे। तो इस सिलसिले में मुझे रावलपिंडी से कराची आना जाना पड़ता था और एक लंबी ट्रैवलिंग है। तो इसमें बेशुमार ऐसे यादगार किस्से हैं जो मैं सुना सुना के नहीं थकूंगा, लेकिन आप सुन सुन के थक जाएंगे। खैर, अगर इंटरेस्टिंग हो तो सुनने वाला भी नहीं थकता। तो आज ऐसा ही एक किस्सा है कि मेरा एक ट्रेन का सफ़र था जो बड़ा यादगार रहा। और जिस किसी को भी मैंने ये किस्सा सुनाया है तो वो तो हंस हंस के पागल हो गया। उसके साथ साथ कुछ लोगों ने, मेरे दोस्तों ने, करीबी दोस्तों ने तो मुझे छेड़ भी बना ली थी कि हाय सोहेल, हाय सोहेल, और भाई ये छल्ली भाई बेचने वाला आ गया जो वीडियो ख़राब करेगा। खैर, इसको आप इग्नोर करें, मेरी आवाज़ पे तवज्जो दें। अच्छा, तो खैर मेरी ट्रैवलिंग का ये रूटीन थी कि मैं जब पिंडी भी आता था ना, इस्लामाबाद पिंडी आता था, तो कराची से फैसलाबाद तक ट्रेन पे आता था। और फैसलाबाद से आगे फिर बस फैसलाबाद में दिन को रुके दोपहर में और खाना वाना खाया और बस पकड़ के पिंडी। खैर, ये सिलसिला बहुत लंबे अरसे तक चलता रहा। लेकिन अब ये जो कहानी है, यार इसको जाने दूँ, मेरे ख्याल में मैं चला गया, अब उसकी आवाज़ नहीं आई। अच्छा, खैर ये जो कहानी है, ये भी एक ट्रेन के सफ़र की कहानी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत मज़े की कहानी है। तो आप पूरी वीडियो देखिएगा तो आपको यकीनन बहुत ही मज़ा आएगा। अच्छा, खैर मुझे जाना था जी कराची से सरगोदा अपने एक कज़न की शादी में। तो मेरी कोई ज़िंदगी प्लानिंग से तो चलती है नहीं। मैं बड़ा मैसी सा आदमी हूँ और कभी प्लान करके ट्रैवल नहीं किया। और इसके साथ साथ अगर मैंने ट्रैवल किया भी है तो पहले कभी टिकट बुक नहीं किया एडवांस में, ऑन द स्पॉट मिली। वरना मुझे सफ़र के साथ सफ़रिंग का भी शौक़ है, तो मैं सफ़र कर लेता हूँ। मैं डिस्टर्ब नहीं होता सफ़र में, अगर थोड़ा सा सफ़र करना पड़े तो अंग्रेज़ी वाला सफ़र। खैर, मैंने जाना था सरगोदा। तो भाई मैं स्टेशन पे पहुंचा और स्टेशन पे पहुंचने की मेरी यही रूटीन होती थी, क्योंकि मैं जॉब करता था और जॉब मेरी 3 बजे ऑफ होती थी। जिस दिन जाना होता था उस दिन भी जॉब करके और फिर ट्रेन तक पहुंचना होता था, ताकि एक दिन की छुट्टी ज़ाया ना हो। अच्छा, खैर स्टेशन पे मेरी ये रूटीन होती थी कि मैं 6-7 बजे, 6, साढ़े 6, 7 बजे तक जो है ना स्टेशन पे पहुंच जाया करता था। और जो मेरी ट्रेन होती थी कोशिश करता था 8, साढ़े 8, 9 इसके बीच, मतलब कोई ट्रेन हो। अच्छा, स्टेशन पे पहुंचने के बाद, क्योंकि सामान तो मेरे पास होता नहीं था, एक बैग होता था वो कमर के पीछे होता था। खैर, स्टेशन पे पहुंचने के बाद मेरी ये रूटीन थी कि मैं वहाँ पे एक बेकरी है, लबेशीरी बेकरी, वहाँ पे जाता था। ठीक है, और हमेशा की ये रूटीन थी, वहाँ पे जाता था, एक चिकन चीज़ बर्गर खाता था। ठीक है, और उसके साथ एक स्टिंग की बोतल पी के चुप करके जाके ट्रेन में बैठ जाता था। अच्छा, ट्रेन का सफ़र शुरू होता था, अगर मुझे नींद आई होती तो मैं फ़ौरन से सो जाता था। वरना मेरे पास हमेशा से यही रहा है कि जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ तो मेरे पास एटलीस्ट 2 किताबें होती हैं मेरे बैग में, जो मैं निकाल के पढ़ना शुरू कर देता हूँ। पहले मैं देखता हूँ आधा पौना घंटा कि यार अगर मुझे कोई कंपनी अच्छी मिल रही है, बाज़ औक़ात बड़ी अच्छी कंपनी मिलती है, यंग जनरेशन मिल जाती है, तो उनके साथ गपशप करते बड़ा अच्छा टाइम गुजर जाता है। बाज़ औक़ात ऐसे बुज़ुर्ग भी मिल जाते हैं जिनसे गपशप करते टाइम का पता ही नहीं चलता। और बाज़ औक़ात बहुत बोरिंग लोग मिलते हैं। जब बोरिंग लोग मिलते हैं तो मैं यह करता हूँ, खोलता हूँ अपना बैग, बुक निकालता हूँ और पढ़ना शुरू कर देता हूँ। जब तक पढ़ी गई उसके बाद बंद की और घोड़े बेच के सो गया। अगले दिन फिर फैसलाबाद में आँख खुलती है। अच्छा, खैर ये मेरा सफ़र शुरू हुआ। मैंने जो है ना टिकट बुक नहीं करवाई हुई थी, मुझे ऑन द स्पॉट एक सिर्फ सीट मिली, बर्थ नहीं मिला। अच्छा, वो बर्थ भी ऐसा मिला कि जहाँ पे, अगर जिन लोगों ने ट्रेन का सफ़र किया है उनको पता हो कि जहाँ पे एक बोगी एंड हो रही होती है ना, एक कॉर्नर वाली सीट होती है, उस कॉर्नर वाली सीट के सामने वाली सीट, उसके आगे, मतलब वो रास्ता गेट वेट नहीं होता, वो आखिरी बोगी होती है। उसमें गेट के अलावा बाकी बोगी में होता है ना, आखिरी सीट के साथ एक गेट होता है, आप खोल के दूसरी बोगी में चले, वो वाली नहीं, जहाँ से आगे क्लोज होता है ना, वहाँ पे मुझे कॉर्नर में सीट मिली।
अच्छा, अब कॉर्नर में सीट मिली जब मुझे, तो मेरे सामने एक खातून बैठी हुई थी। अच्छा, सफ़र शुरू हुआ। खातून जो है ना वो, उनको कोई छोड़ने आया हुआ था। मैं समझा कि शायद इनके साथ ही है, लेकिन वो अकेली थी। मतलब खातून थी शायद 30-35 की होंगी। अच्छा, तो वो इस एज की खातून थी। अब उन्होंने मुझे देखा, मैंने उनको देखा। हम अपने आमने-सामने बैठे थे, ट्रेन चली जो उनके साथ थे वो निकल गए। हम बैठे हुए, अब मैं तो खाना खा के आया था। अच्छा, अब थोड़ी देर में ना मोबाइल में लग गया, मैंने कानों में हेडफ़ोन लगाए, ये वो, मैं मोबाइल में गेम खेली, जो भी किया, मैसेज-वैसेज किए, मैं खेलना शुरू हो गया। अच्छा, तो सफ़र चलता रहा, वो अपने कामों में बिज़ी रही, अपने मोबाइल में लगी रही, ये वो। ऐसे करते-कराते हम हैदराबाद पहुँच गए। अच्छा, हैदराबाद पहुँचे जब, तो उन्होंने ना अपना खाना निकाला। तो अब जब खाना उन्होंने निकाला तो मुझे जो है ना वो उन्होंने ऑफ़र की कि भाई आप भी खा लें। मतलब भाई नहीं बोला, लेकिन बोला कि आप खा लें, आप भी खा लें। तो मैंने कहा जी मैंने खाना जो है ना खाया हुआ है, मैं स्टेशन पे खा के आया हूँ। तो उन्होंने मतलब थोड़ी-सी ज़िद की कि यार जो है ना आप खा लें। मैंने कहा नहीं भई मैंने खाया हुआ है। तो फिर उन्होंने बोला कि यार जो है ना आपको अम्मी ने मना करके भेजा है कि मतलब आपने किसी से गैर से लेके नहीं खाना ये वो। मैंने कहा नहीं, मुझे अम्मी ने मना क्यों करना है, मैं वो दिन गए कि अम्मी मना करें और मैं रुक जाऊँ। मैं अब एक इंडिपेंडेंट आदमी हूँ, बताते खुद अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ। अम्मी मेरी इधर कौन-सा बैठी हुई है कराची में, अम्मी मेरी तो पिंडी इस्लामाबाद में बैठी हुई है। अच्छा, तो ख़ैर उन्होंने खाना खाना शुरू कर दिया, मैंने उनका खाना नहीं खाया। अच्छा, फिर जो है ना मैंने फिर हेडफ़ोन लगाए और फिर मैं बैठ गया, अपनी मस्ती में मस्त हो गया। उसने खाना-वाना खा लिया और क्या कहेंगे, बस बर्तन-वर्तन समेटे उन्होंने ना। अब वो बात करने की कोशिश कर रही थी, पता नहीं ज़ाहिर वो भी बोर हो रही थी और उन्होंने बात करने की कोशिश की, मैंने इग्नोर कर दिया ना। अच्छा, फिर वो कराची वाले थे तो उन्होंने ना एक थैली निकाली। हमारे जो कराची वाले होते हैं ना ज़्यादातर लोग, उनकी जेब में और कुछ हो ना हो आपको छालियाँ ज़रूर मिलेगी। अच्छा, उन्होंने छालिया का एक पैकेट निकाला और उसपे ना मतलब तुलसी, अमतुम, ये वो सारी छालियाँ वग़ैरह मौजूद थी। कहते आपने खाना नहीं खाया? वैसे ही थोड़ा-सा मतलब अगर किसी स्ट्रेंजर के साथ बैठो तो थोड़ा-सा कॉन्शियस होना चाहिए कि चीज़ लेके नहीं खानी चाहिए। तो कहा, उन्होंने कहा कि भई आपने खाना नहीं खाया तो आप ऐसा करें कि चलिए कम से कम ये छालिया तो खा लें ना। तो अब वो मैंने कहा जी मैं तो छालिया-वालिया नहीं खाता। कहते क्या आप कराची में रह के छालिया नहीं खाते? मैं कहा मैंने छालिया-वालिया नहीं खाता। कहते आप कराची के हो ही नहीं। मैंने कहा मैं कराची का नहीं हूँ, लेकिन मैं कराची में रहता हूँ। कहते आप कहाँ के हो? उन्होंने पूछा भाई कहाँ के हो? मैंने बता दिया कि मैं पिंडी का हूँ। खैर उन्होंने कहा कि भई आप छालिया ले लें। मैंने कहा नहीं, मैं खाता ही नहीं हूँ, मैं क्यों खाऊँ भाई, मैं नहीं खाऊँगा। उन्होंने कहा आप तो खलूस ही ठुकरा रहे हैं मेरा, ये वो। जब उन्होंने ये लाइन बोली ना कि आप खलूस ठुकरा रहे हो, भाई किधर जाके लगी ना। फिर मैंने कहा कि चल यार कोई नहीं, मैंने उधर से शापर में हाथ डाला, एक तुलसी निकाली, ऐसे खाई, मुँह में डाली, बात खत्म। अच्छा, उन्होंने ना फिर वो ऐसे ही बात करना शुरू कर दी कि आप कौन हैं, क्या हैं, किधर से हैं, किधर जा रहे हैं, ये है, वो है। तो मैंने बताया कि जी मैं इधर कराची में रहता हूँ, नौकरी पेशा अफ़राद हूँ, एक मज़दूर आदमी हूँ और अभी एक दोस्त की शादी है, उस सिलसिले में मैं जो है ना सरगोदा जा रहा हूँ। कहता अच्छा सरगोदा जा रहे हैं। तो फिर उन्होंने अपना बताया कि वो कौन है, उन्होंने बताया कि उनका नाम पता नहीं क्या था, मुझे उनका नाम भूल गया। तो वो इधर किसी कॉन्फ्रेंस में आई हुई थी और अब जो है ना वो वापस जा रही थी सियालकोट। मैंने कहा जी ठीक हो गया, बेहतरीन हो गया, ये वो। अच्छा, इस तरह जो है ना हमारी ऐसे कन्वर्सेशन चलती रही ना तकरीबन, क्या नाम है, कोई आधा पौना घंटा, घंटा, डेढ़ घंटा कन्वर्सेशन चलती रही हमारी। अच्छा, चलती रही जब, तो उसके बाद वो भी खामोश हो गई, मैं भी खामोश हो गया। वो अपने मोबाइल में लग गई, मैं अपने मोबाइल में लग गया। इधर-उधर मैसेज-वैसेज ये वो कर रहा था मैं। फिर मेरे पास मूवीज़ पड़ी हुई थी, मैंने एक मूवी निकाल के देखना शुरू कर दी। खैर इतनी देर में उन्होंने फिर मुझे इशारा किया कि हेडफ़ोन निकालो, मैंने हेडफ़ोन निकाल दिया। अच्छा, जब हेडफ़ोन निकाला तो उन्होंने कहा कि आप मतलब बोर नहीं हो रहे? मैंने कहा बोर तो हो रहा हूँ, इसलिए तो मूवी देख रहा हूँ। कहते अच्छा अपने बारे में बताएँ ना, और क्या करते हैं ये वो। मैंने उनको बताया कि भाई मैं ऐसे मतलब इतने साल पहले कराची में आया था, जॉब करता हूँ, ये वो फलाना। कहते आप इतने हैंडसम हैं, खूबसूरत हैं, आपने कभी प्यार तो किया होगा ना? तो मतलब ये उनका सवाल था कि आपने कभी प्यार तो किया होगा? मैंने कहा नहीं। कहते नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, ये है, वो है। मैंने कहा भाई मैं क्यों झूठ बोलूँगा? कहते आप फिर ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब इस तरह का एक लड़का हो जो कराची में रहता हो और ठीक-ठाक कमाता हो, ये वो, तो मतलब उसको प्यार कैसे नहीं हो सकता? मैंने बोला भाई बीबी रुको, बात सुनो, रुक जाओ ज़रा। ऐसा है कि जहाँ मैं रहता हूँ, ठीक है, जहाँ मैं रहता था, ठीक है, उनको मैंने उस वक़्त बोला कि जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ लड़की का नामो-निशान भी नहीं है, ठीक है। हम एक जंगल में रहते हैं और जंगल में लड़की देखने को नहीं मिलती। प्यार करने के लिए तो लड़की चाहिए होती है ना। हमें तो अखबार में लड़की देखने को मिलती है, अब उसको निकाल के थोड़ी प्यार कर सकते हैं।
खैर उन्होंने जो है ना कहता नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, आपको किसी न किसी से प्यार हुआ होगा, नहीं तो फ़ोन पे। मैंने कहा भाई ऐसा कोई किस्सा कोई कहानी नहीं है। मैंने कहा मैं जब 16-17 साल का था मैं कराची आ गया, अपनी मेहनत मजदूरी में लग गया, खुद ही कमाता हूँ, खुद ही पढ़ता हूँ पढ़ाता हूँ ये वो। मैंने उनको ऐसे टोपी करवा दी कि नहीं भाई ऐसा कोई सीन नहीं है, प्यार मोहब्बत जो है ना वो इश्क मोहब्बत प्यार की बातें सारी हैं बेकार की बातें, तो हमारा इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। खैर जो है ना हमें अब वो एक क्यास तो था कि यार ये बंदी अब गुलवाना चाह रही है कि कोई है, मज़े लेना चाह रही है कि भाई इसको पता चले कि ये बंदे का क्या किरदार है, बंदा जो है ना मतलब क्या करता है, किस तरह का इसका नेचर है। खैर हम भी अंदर से पक्के हैं, हम इतना जल्दी किसी पे थोड़े ही खुलते हैं कि भाई किसी ने आके पूछा तो हम बता दिए कि ये हो गया वो हो गया फलाना हो गया ढिमकाना हो गया। खैर उनकी बात कंप्लीट होगी। फिर जो है ना मतलब वो मैंने उनसे पूछा कि फिर आप बताएं ना आपकी ज़िंदगी में कोई है, आपको कभी किसी से प्यार हुआ ये वो ना। जब मैंने ये सवाल पूछा तो वो खामोश हो गई। जब खामोश हो गई तो अब मैंने जो है दोबारा नहीं पूछा। अच्छा कोई 5-10 मिनट वो खामोश रही होंगी, उसके बाद उन्होंने खुद ही बोला कि यार ये जो है ना मतलब प्यार मोहब्बत की जो है ना सब धोखा है। तो मेरे अंदर के डायलॉग बाज ने ऐसे जो है ना एक डायलॉग चिपकाया कि भाई हाँ लगता है आपको जो है ना प्यार में बहुत बड़ा धोखा मिला है, तो आप इस तरह की बातें कर रही हो ना। कहते नहीं नहीं प्यार मोहब्बत जो है ना फजूल है, ये है वो है। मैंने कहा जी ठीक है। उन्होंने कहा फिर खामोश हो गई वो भी, मैं भी खामोश हो गया, मैं अपने मोबाइल में लग गया। तो फिर मुझसे कहती हैं कि यार जो है ना आप मुझे बताएं कि आपने कभी शादी के बाद प्यार में सुना है, मतलब शादी के बाद किसी को प्यार हो जाए। तो मैंने कहा हाँ जी सुना है, क्यों नहीं सुना। तो कहते हाँ मुझे बताएं फिर क्या सुना है आपने। फिर मैंने उसको बताया कि यार मेरा जो था ना एक दोस्त था और उसको शादी के बाद किसी और से प्यार हो गया, और वो भी जो लड़की थी वो शादीशुदा थी, ये वो फलान करना व्हाट्सएप पर जो स्टोरी थी मैंने उस लड़की को सुना दी और चिपका दी। कहानियाँ तो मुझे वैसे ही बहुत सारी याद होती हैं क्योंकि लिखारी तो हम पुराने हैं, लफ्ज़ों का खेल तो हमें आता है। खैर मैं उनको एक कहानी सुना दी ना। फिर उन्होंने जब कहानी सुनी तो फिर उन्होंने अपनी कहानी शुरू की। उन्होंने बताया कि भाई वो एक एनजीओ चलाती हैं और वो जो है ना यतीम बच्चियों और बच्चों का उनका एक पूरा वो जिसे कहते हैं कि सेंटर है, और उसमें मतलब हज़ारों बच्चे उन्होंने अपने पास रखे हुए। कहते हैं कि वो जो है ना मतलब बहुत एक्सपेंसिव ट्रैवलिंग भी अफोर्ड कर सकती हैं, जहाज़ से भी जा सकती थी, लेकिन उन्होंने इकॉनमी का सफ़र चुना ताकि वो जो है ना कुछ बच्चे पैसे बचा के, और जो पैसे बचेंगे वो अपने सेंटर पे लगाएंगी और जो है ना खिदमत खाल्क करेंगी। मैंने कहा जी ठीक हो गया। फिर उन्होंने बताया कि यार उनके सेंटर में ना एक काम करता था लड़का, उसका नाम था वकास। अब ये नाम वकास मुझे याद है, ठीक है। वो वकास को उन्होंने बताया कि उनके सेंटर में वकास काम करता था। अच्छा तो वो जो है ना मतलब ये जो खातून थी ये शादीशुदा थी। कहते वो वकास मेरे साथ काम करता था, मतलब दिन रात कहीं भी मेरा कोई प्रोजेक्ट होता था तो मेरे साथ जाता था, कहीं भी आना जाना होता था तो मैं मतलब वो मेरे साथ होता था। तो खैर इसके साथ कहती है कि मैं शादीशुदा भी थी और मेरे 2 बच्चे भी हैं। तो फिर उन्होंने अपनी पिक्चर्स भी दिखाई और मतलब उनके बच्चों के माशाल्लाह बहुत प्यारे बच्चे थे उनके, उन्होंने मुझे दिखाई। फिर उन्होंने बताया कि मैं इसी तरह ना एक दफ़ा किसी कॉन्फ्रेंस के चक्कर में गई हुई थी दुबई। अच्छा जब मैं दुबई पहुंची तो उसमें ना मतलब मुझे 2-3 दिन गुजर गए, मैंने हफ्ते बाद वापस आना था, हफ्ते का मेरा टूर था, कुछ बंदों से मिलना था, कुछ अदारे के काम वगैरह थे। कहते मैं जब दुबई गई तो पीछे से जो है ना वो वकास ने मेरी भाभी को बोला कि उससे मेरी बात कराओ वरना मैं मर जाऊंगा, ये है वो है फलाना ढिमकाना। तो मैंने कहा भाई फिर मैंने कहा उसने जब मुझे फ़ोन किया तो कहती है कि भाई वो वकास तो आपके पीछे पागल हो रहा है, कह रहा है मैंने उससे बात करनी। कहते वकास ने मुझे बात की तो वकास ने बोला कि मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ और जो है ना तुमने मेरा प्यार को कबूल नहीं किया तो मैं नहर में छलांग लगा दूंगा, ये है वो है। उन्होंने मुझे बाकायदा नहर का नाम भी बताया था, पता नहीं सियालकोट में कोई नहर है भी या नहीं है। तो खैर कहती है मैंने वकास को बोला कि वकास तुम सब्र कर जाओ, रुको ज़रा, मैं आती हूँ और फिर हम बैठ के बात करते हैं। खैर कहती है मैं कि हफ्ते के बाद वापस आई, जब ना दुबई से सियालकोट वापस आई तो उन्होंने वकास से मैंने मिली और वकास को मैंने बोला कि जो है ना अब जो है ना मैं शादीशुदा हूँ और तुम ऐसा मेरा घर बर्बाद नहीं करो। कहते नहीं नहीं आप शादीशुदा जो है, मुझे आपसे प्यार है फलाना ढिमकाना ये वो। कहते कि वकास मुझे नहर पे ले गया और कहते हैं कि आप तुम मेरा प्यार को कबूल करो वरना मैं इस नहर में अभी छलांग लगा। कहते उसने मुझे ब्लैकमेल किया ये वो फलाना ढिमकाना। तो मैं कहते उसकी बातों में नहीं आई, मैंने उसको बोला कि चलो हम देखते हैं क्या होता है ये वो, अभी मैं तुम्हारे साथ ही हूँ ना, मैं कहाँ जा रही हूँ, बागी थोड़ी जा रही हूँ।
उसने बोला कि चलो ठीक है। फिर कहती है हम मिलने मनाने लगे। कहती है आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वकास जो है ना मुझे भी पसंद आ गया। अच्छा, मैंने कहा फिर कहते हैं हम मिलते थे, हम वेकेशंस पे जाते थे, हम इधर घूमते थे, हम मरी जाते थे, हम लाहौर जाते थे, हम इधर जाते थे, हम उधर जाते थे। कहते हम दुबई भी गए साथ में, ये वो हम बड़ा एंजॉय करते थे। तो मैंने कहा फिर कहते फिर हमने जो है ना मुस्लिम निकाह कर लिया। मैंने कहा क्या मतलब मुस्लिम निकाह कर लिया? कहती है मैं क्रिश्चियन हूँ लेकिन वकास जो था ना वो मुस्लिम था, तो फिर हमने मुस्लिम निकाह कर लिया। मैंने कहा तो आपकी जो पहले वाली शादी, कहता है मेरा हस्बैंड भी था और मैंने इसके साथ भी मुस्लिम निकाह कर लिया। हस्बैंड जो था मेरी केयर भी नहीं करता था, मेरे बच्चों की केयर भी नहीं करता था, इसलिए जो है ना मैंने उसके साथ तो थी मैंने इसके साथ भी मुस्लिम निकाह कर लिया। और हम फिर जो है ना साथ मतलब घर तो नहीं रहते थे, लेकिन ये है कि मिलते मिलाते थे और हमने जो है ना बाकायदा तौर पर निकाह करके एक दूसरे के मियाँ बीवी बन गए। अच्छा, मैंने कहा फिर अच्छा, जब मैंने कहा ना फिर वो भाई उस औरत ने एकदम ना ऐसे अपना रंग बदला, जैसे बंदे में जिन नहीं आते, तो वैसे उसने मुझे छोड़ दिया, उसने मुझे छोड़ दिया, उसने मुझे छोड़ दिया। मैंने कहा क्या होगा? उसकी आंखों से ऐसे मोटे मोटे आंसू निकल रहे हो। यो मैं परेशान हो गया। मैंने कहा भाई रुक जाओ। मैंने कहा क्या ये साथ वाले जो बैठे हुए कहेगा कि यार जवान लड़की है, इसको देख के छेड़ दिया। मैंने कहा इधर लोग पूछते भी नहीं है और भाई बन जाते हैं और चमाटे करा देते हैं, और ऐसे मुश्किल की घड़ी में तो हर कोई लड़की का भाई बन जाता है, तो तुम मुझे मार पड़। कहते नहीं नहीं उसने मुझे छोड़ दिया। वो मेरी सुन ही नहीं रही। मैंने कहा भाई वही मुझे मारना पड़वाना है, लोग क्या सोचेंगे? अच्छा, इतने में ना साथ वाले वो केबन में ना लोगों ने वो चादर बांधी हुई थी ना, वो ऐसे औरत ने निकाला, हाँ भाई क्या हुआ है, कोई परेशानी है? तो मैंने कहा नहीं कोई परेशानी नहीं है। औरत भी क्या जो खातून थी कहते नहीं कोई परेशानी नहीं है, वैसे ही मैं जो है ना परेशान थी इसलिए। कहते नहीं नहीं ये आपकी, मुझसे पूछी ना, कहते ये आपकी क्या लगती है? तो मैंने कहा जो आप मेरे लगते हैं वही ये मेरी लगती है। कहते क्या मतलब? मैंने कहा ये फेलो पैसेंजर है जैसे आप लोग हैं। कहते आप इसको रुला। मैंने कहा मैं नहीं रुला रहा, इसको कोई परेशानी है, कोई घर का मसला है इसलिए ये रो रही है। कह रहा मेरे हाथ पाँव पड़ गए। मैंने कहा इधर उधर से कोई आ गया उसने तो पूछता भी नहीं, रख के मारनी है मेरे मुंह पे, वही तू छेड़ रहा है इसको, ये है वो है। मैं उसको हौसला वौसला दिया। मैंने कहा बीबी रुक जाओ, क्या हुआ है बताओ तो सही, हुआ क्या? तुम एकदम रोने शुरू होगी, मुझे भी मार पिटवाओगी, मतलब क्या है? भरी बस में, भरी ट्रेन में तुम मेरी इज्जत उतरवा दोगी, क्या हो गया? कहते नहीं नहीं मैं बस, कहते वो खैर ये कहानी हुई। वो उसने ना थोड़ा बहुत वो रोई और बड़े बड़े आंसू और ये वो, तो वो फिर खामोश हो गई। अच्छा, फिर थोड़ी देर बाद खुद ही बोली। मैंने कहा बताएं आगे हुआ क्या था, उसने छोड़ दिया कैसे छोड़ा ये वो? कहती है जब वो मतलब हम साथ थे और फिर जो है ना वकास की दुबई में जॉब हो गई। और जो है ना जब वकास की दुबई में जॉब होगी तो जो है ना, हाँ, मैं चाहती थी कि उसके दुबई जाने से पहले मेरी वकास के घर रुखसती हो जाए और मैं फिर वकास के घर रहूँ, वकास दुबई में जॉब करे और जो भी करे, लेकिन मैं वकास के घर में रहूँ। मैंने कहा फिर तो ये तो अच्छी बात है, निकाह तो आपने पहले किया हुआ था। कहते नहीं विकास के घर वालों ने मुझे है ना एक्सेप्ट नहीं किया और मुझे कबूल नहीं किया कि ये शादीशुदा औरत और दो बच्चों की माँ है, तुम इससे कैसे अपने घर में रख सकते हो, ऊपर से ये ऐसा ही है ये वो। कहते फिर वकास मुझे छोड़ के दुबई चला गया। उसके बाद जो है ना वो फिर उसने रोना शुरू कर दिया और ऊंचे ऊंचे धाड़े मार के रो, मतलब लिटरली मैं अब मतलब मैं इतना बेयारो मददगार हो गया कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं करूं क्या। वो ऐसे ऊंचे उसने मुझे छोड़ दिया, उसने मुझे छोड़ दिया, उसने मुझे छोड़ दिया। मैं सर पकड़ रहा हूँ। मैंने कहा यार इसको मैं कैसे चुप करूँ, क्या करूँ मैं? और बंदा कुछ मतलब बिल्कुल पहुंच जाता है ना कि यार इस कंडीशन में बंदा क्या करे। बंदे को कुछ समझा सकता हो तो फिर भी बंदा है, लेकिन अब वो बंदा अजीब सी मतलब बिहेव कर रहा है, रो रहा है, और इधर उधर से कोई देखेगा तो वो ना देखेगा आए ना बाएं, वो रख के देगा मेरे कान के इंची का, भाई तूने इसको लाजमी छेड़ा है, तू शक्ल से भी ठग भी लगता है, तो ये है तो वो है। पाकिस्तानी जो है ना मेंटेलिटी ऐसे ही है कि कोई लड़की देखे, वैसे भले खुद उसको छेड़ते रहो, लेकिन अगर कोई कह देना कि इसने मुझे छेड़ा तो रख रख के चमाटे मारो, साले सब भाई बन जाते हैं। खैर अब मुझे समझ नहीं आई थी। मैंने कहा यार कुछ नहीं होता, सही है, ये है वो है फलां है ढिमका है। मैंने उसको जो अपने तरफ से तसल्लियाँ दे सकता था मैं उसको तसल्लियाँ दी। मैंने उसको बोला कि यार ये प्यार मोहब्बत जो है ना कुछ नहीं होता, यूं है यहाँ है फलां है ढिमका है, ऐसे मैंने मतलब अपनी तरफ से उसको मुतमईन करने की कोशिश की, लेकिन मुतमईन ही नहीं हो रही हूँ। अच्छा, फिर मुझे कहती है कि भाई अब वो जो है ना मैं वकास से बात कर लूँ। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं इसका आशिक हूँ और ये मुझसे पूछ रही है कि मैं अपने पुराने आशिक से बात कर लूँ। मैं क्या नहीं नहीं उससे तुम बात नहीं करो, उसकी वजह से तुम परेशान हो। मेरे अंदर का लेखक फिर जाग जाता है ना कि मतलब कहीं अगर मोटिवेशन किसी को देनी हो तो मैं फ़ौरन शुरू हो जाता हूँ। खैर वो सदका जारिया समझ के खैर मैंने कहा नहीं नहीं आप वकास से बात नहीं करें तो जो है ना फिर आप ज़्यादा परेशान हो। नहीं मुझे एक दफ़ा वकास से बात कर, मैंने कौन सा उसके हाथ रोक के देखे भाई तू नहीं कर वकास से बात। कहते नहीं नहीं मुझे एक दफ़ा वकास से बात। मैंने कहा भाई कर लो। अच्छा, अभी तक ना मतलब सीधी बात बताऊँ, मुझे ना ये सब ड्रामा लग रहा था कि ये सारा ड्रामा कर रही है, ये है वो है, ऐसा कोई सीन नहीं है।
अच्छा खैर उसने भाई पर्स खोला, पर्स में से ना मतलब 2-3 साल पहले की बात है, तो उसने ना कार्ड निकाले, उस टाइम कार्ड का दौर था, इजी लोड था लेकिन कम था। खैर उसने कार्ड निकाले, स्क्रैच किए, इंटरनेशनल नंबर डायल किया, मैंने उस ओपन स्पीकर किया। अच्छा हेलो वकास क्या हाल है, मैं वो कहता ठीक हूँ ये वकास मैं बहुत मिस कर रही थी, कहते तुमने से वकास साहब आगे से कह रहे तुमने ठीक टाइम पे जो है ना कॉल की है, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरी टांग, तुम्हारी टांगें कैसे टूट गई हैं वकास, तुमने मुझे बताया करो। मैंने कहा यार फिर क्या हो गया इसको, उसकी आंखों से फिर आंसू निकलना शुरू हो गए। वकास मैं कल की फ्लाइट से दुबई आ रही हूँ, वकास मैं कल की फ्लाइट से दुबई रही हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसी हो, तुमने मुझे बताया नहीं, मैं अभी ट्रेन से कूद के दुबई आ रहा हूँ। मैंने कहा यार इसको क्या हो गया। मतलब अब मुझे समझ नहीं आ रही हो कि यार मतलब अब मैं अपनी जान कैसे छोड़ूं, कि बैठी हुई तो मेरे साथ है ना, इधर वाले उधर वालों को क्या पता कि भाई इसको क्या परेशानी है, इसकी कौन से किस्से कहानी है, कौन से इसको छोड़ के चला गया, कौन किसने इसको धोखा दे दिया। खैर वो अब मतलब मैं अब सोचूं कि यार मैं किधर फंस गया हूँ। खैर मुझे अभी तक लग रहा था कि यार शायद ये जो है ना एग्जेजरेट कर रही है, ये कहानी इस तरह की नहीं होगी, ये मुझे टोपियां पहना रहे हैं ना। खैर मैंने उसको फिर तसल्ली वसल्ली दी, वकास से उसने बात की, वो उसको कुछ थोड़ा सा सुकून हुआ जो भी हुआ। खैर फिर उसने ना अपना मोबाइल निकाला, फिर उसने मुझे भाई वो मलेशिया की तस्वीरें दिखाई, उसने मुझे दुबई की तस्वीरें दिखाई, उसने मुझे पता नहीं थाईलैंड की तस्वीरें दिखाई। भाई वाकई में वो मतलब बंदी थी और अच्छा खासा उसका मतलब बैकग्राउंड था। लेकिन अब मेरी जान छुड़ाना मुश्किल हो गई हो, अब वो रोए जा रही हो, रोए जा रही हो, इधर इधर से मोबाइल चला रही है, इधर से आंखों पर टपक रहे हैं। अब जो है ना, अब मैं जान छुड़ाना चाह रहा था, मैंने कहा कि यार अब मैं क्या करूं। तो अब मेरे जहन में और कोई तरकीब आई नहीं, मैंने उसको बोला कि यार ना मैं सिगरेट पी के आता हूँ। कहते हैं आप लगता तो नहीं है आप, हालांकि मैं सिगरेट पीता नहीं, लेकिन मैंने उससे जान छुड़ाने के लिए मैंने कहा यार जाके गेट पे खड़ा हो जाऊंगा, ठीक है, आधा पौना घंटा वहीं खड़ा रहूंगा, आके पता नहीं जो है ना वो सो जाएगी जो भी करेगी। खैर मैं चला गया उठ के, मैंने कहा मैं सिगरेट पी के आता हूँ। ऐसे मैंने बैग उठाया, मैंने किसी बैग में मेरे सिगरेट है, क्योंकि मैं एक शोल्डर बैग होता था, वही मैं कंधे पे डाल के निकल जाता। खैर भाई मैंने उधर से बैग उठाया, ठीक है, और जो है ना मैं गेट पे चला गया। मैं कुछ तकरीबन 2-2.5 घंटे गेट पे बैठा रहा। मैंने कहा जब तक ये सोती नहीं है, ठीक है, तब तक मैं उधर जाऊंगा नहीं, अगर जाऊंगा तो ये फिर रोना शुरू कर देगी, ऐसा ना हो जो है ना बजाय मैं उधर शादी में जाने के कोई मुझे उठा के जेल में फेंक दे के यार चलती चलती ट्रेन में तुमने लड़की को छेड़ा। तो मतलब इस तरह के कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं कि यार बंदा जो है ना वो हेल्पलेस हो जाता है, कि बंदे को समझ नहीं आ रही होती कि बंदा सिचुएशन को हैंडल कैसे करे। ये एक बड़े मज़े का वाकया था। लेकिन ये वाकया जब मैंने अपने दोस्तों को सुनाया ना, तो मतलब लिटरली मेरे दोस्त जो थे वो मुझे चिढ़ाने के लिए ना कहते थे हाय सोहेल, हाय सोहेल, हाय सोहेल, उसने मुझे छोड़ दिया। तो ये मेरे दोस्तों ने मेरी छेड़ बना ली थी। खैर ये थी आज की कहानी, और अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप दूसरी रियल स्टोरीज वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको अभी लिंक नज़र आ जाएगा, आप उस पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। और अगर आपको मुझे इंस्टा पे फॉलो करना है तो नीचे लिंक मैं दे रहा हूँ, उसको फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, वहाँ से भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप अपनी स्टोरीज मुझे सुनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं और फीचर होना चाहते हैं तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जल्द ही। तब तक के लिए अपने चाहने वालों का, अपने सताने वालों का बेहद ख्याल रखिएगा। मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।